कोहराम, जी हाँ, मिडिल ईस्ट में कोहराम ही मचा है। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जब आप तो चाहिए का। और सबसे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उससे संबंधित लगातार एक दूसरे पर अटैक का दौर जारी है। इस बीच रूस ने कहा है कि ईरान पर हमला तुरंत बंद कर दीजिए। हमलों को खतरनाक बताया है रूस ने। आपको बता दें कि IRGC चीफ की मौत की आशंका की बात भी सामने आ रही है। संयुक्त हमले में मारे जाने का दावा है जो इजराइल और यूएस ने किया है। ये जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, आधिकारिक पुष्टि हालांकि अभी बाकी है, लेकिन जो अब और अपडेट्स हैं वो बता दें आपको कि कतर में यूएस बेस को भारी नुकसान पहुंचा है ईरान के द्वारा किए गए हमलों में। ईरान पर एक तरफा हमला ठीक नहीं है, ये कहना है स्पेन का। मतलब रूस के बाद में स्पेन का ये बयान आया है, ईरान पर एक तरफा हमला ठीक नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान भी आया है। ईरान के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई, हमले बीच इजरायली सेना का बयान भी आया है। हमले के बीच मिसाइलें दागी गई हैं। UAE में ईरान ने फिर मिसाइलें दागी हैं। देखिए, मध्य पूर्व में जंग अब और भयावह होती जा रही है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक दक्षिणी ईरान में बच्चियों के एक स्कूल पर मिसाइल दागी गई। 40 संख्या बढ़कर हो चुकी है मरने वालों की। दावा किया गया है कि हमला अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में हुआ है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच है तो यह संघर्ष अब सीधे मासूमों की जान लेने वाला दिख रहा है। इधर ईरान ने मिसाइलों की बौछार के बाद इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है। दर्जनों अटैक ड्रोन इजराइल की ओर भेजे गए हैं। इजरायली सेना ने पूरे देश में सायरन बजने और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होने की बात कही। तमाम प्रतिक्रिया सुबह ही IDF की तरफ से जारी कर दी गई थी। देखिए, इस बीच इजरायली सूत्र ये भी बताते रहे कि संयुक्त हमले में IRGC प्रमुख हैं जो जनरल मोहम्मद पाकपोर मारे गए। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं की गई। साथ ही ईरान के रक्षा मंत्री, खुफिया प्रमुख को भी निशाना बनाने की बातें कही गई। इस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स आती रही। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी इन चीज़ों की नहीं हुई है, ये स्पष्ट कर दे। अमेरिका ने भी हमले तेज कर दिए। ट्रंप का बयान आया। ट्रंप ने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे ईरान को, और लगातार बयान ट्रंप दे रहे हैं। देखिए, टॉम हॉक मिसाइलों से लेकर हवाई हमलों तक ईरान के सुरक्षा ढांचे को तोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है। खाड़ी में तनाव इतना बढ़ चुका है कि एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी हैं। इराक के ईरान समर्थक गुट कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी भी दे दी है। लेकिन सऊदी अरब ने भी ईरान को चेतावनी दी है। कतर और दोहा में हमलों की दूसरी लहर की खबरें हैं। और आज का एक बड़ा सवाल है, क्या ये सीमित युद्ध है या व्यापक क्षेत्रीय टकराव की शुरुआत है? क्या स्कूल पर हमला युद्ध अपराध है? क्योंकि दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कई बच्चियां मारी गई हैं, बच्चों के स्कूल पर मिसाइल गिरी है। और क्या परमाणु ठिकाने अगला निशाना बनेंगे, जैसा कि पिछले वर्ष दिखाई दिया था? तो ये तमाम चीजें इस पर आज बात करेंगे। लेकिन बड़ी चीज यही है कि लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो भी हम आपको बता दें। लगातार प्रतिक्रिया आ रही, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ है वो यूएस और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ये एक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया है। और ईरान को आज़ाद कराना ऑपरेशन का मकसद ये कहना है डोनाल्ड जे ट्रंप का। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एहतियातन सैन्य कार्रवाई की बात सुबह की थी। उसके बाद में एकाएक धमाके की आवाज़ें आने लगी। बताया गया कि चुनकर तमाम ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो इनके सर्वोच्च नेता खामनेई उनको तत्काल जो है एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाया गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ये धुआं आसमान जो हुआ है वो अटैक के बाद लगातार मिसाइलें, और बदले में ईरान ने 400 मिसाइलें दागी। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में चीज़ें आई हैं कि 400 मिसाइलें ईरान ने दाग दी इसके बाद। और कहा है ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी आज दोपहर में भारतीय समय के अनुसार, ये कहा गया था कि दुश्मन के खात्मे तक अब ये जंग नहीं रुकेगी। ये बात ईरान ने कही थी। यूएस के जो बहरीन में उनका जो नेवी कैंप है वहां पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से, वहां पर नुकसान पहुंचाया गया, जिसको यूएस ने कहा कि पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर हमला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चीज़ें कहाँ जाकर थमती हैं, कहाँ जाकर रुकती हैं। लेकिन ये मामला अब बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं। रूस का ये कहना कि तत्काल हमला रोका जाए चेतावनी से कम नहीं है। स्पेन का ईरान की तरफ झुकाव, स्पेन की तरफ से भी ईरान के पक्ष में बात कही गई है। और जिस प्रकार का तनाव
इस खाड़ी में है, पूरे मिडिल ईस्ट में है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। अब जो सोचिए, ईरान से यूएस की दूरी 10,000 किलोमीटर के आसपास, उसके बावजूद किस प्रकार से अमेरिका हमेशा से कहता रहा है कि हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, इजराइल नज़दीक है, इजराइल चौतरफा घिर जाएगा, तमाम चीज़ें। और इजराइल को हमेशा से खतरा रहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना ले जाता तो हम नहीं जी पाएंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए इसकी लड़ाई लगातार इजराइल लड़ता रहा है। पिछले वर्ष भी जब हमले हुए थे तो उसमें पहले इजराइल की तरफ से अटैक किए गए, बाद में यूएस ने भी अटैक किए, जवाब में ईरान ने अटैक किया, लेकिन ये संक्षिप्त था सब कुछ। ये इतने बड़े पैमाने पर चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ये उम्मीदें लग रही हैं कि मामला इस बार बहुत गंभीर होता जा रहा है, और ये हमले अगर नहीं रुके तो ये मान के चलिए कि कई सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और रूस की क्या भूमिका रहेगी वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि मिसाइलें लगातार दागी जा रही, मिसाइलें तो यूएई ने भी दाग दी हैं। अब ऐसे में, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल युद्ध की बात नहीं है, ये गल्फ कंट्रीज़ का मामला है, अब इसमें तमाम देशों पर असर पड़ेगा इस युद्ध का, ये भी कितना महत्वपूर्ण है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से अटैक्स लगातार हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। IRGC चीफ के मौत का दावा भी किया जा रहा है, हालांकि ईरान की तरफ से इसका खंडन हुआ है, लेकिन बता आपको ये दे कि मिडिल ईस्ट में ये भयावह मंजर होता जा रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं कि कितनी मिसाइलें दागी गई, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अब यहाँ से किस प्रकार की चीज़ें हम देख रहे हैं। ट्रंप का ये दावा बार बार, ये बयान आना, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें। देखिए, ये पूरी घेराबंदी यूएस ने पहले कर दी थी, किस प्रकार से ईरान के मुहाने पर ले जाकर अपने तमाम समुद्री बेड़ों को खड़ा कर दिया गया, तमाम तैयारियां कर ली गई थी, अपने तमाम विमान वहां पर खड़े कर दिए गए थे, जो आर्मी है उसकी तैनाती बड़े पैमाने पर कर दी गई थी। और वो चीज़ें, ये सब कुछ लग रहा था। एक तरफ बातचीत का दौर लगातार जारी था, कितनी प्रकार से बैठकों का दौर रहा। ईरान ने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी कि भाई परमाणु से संबंधित चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, इसके अलावा बताओ। यूएस का सीधे तौर पर कहना था कि भाई हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पर ईरान को। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ रही। अब ये हमला अमेरिकी इजराइल कार्रवाई के दौरान हुआ, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ अटैक किया, लगातार जो है मिसाइलों से हमला होता रहा, तमाम वीडियोस वायरल होते रहे। हमने देखा किस प्रकार से ड्रोन अटैक किया गया, दर्जनों अटैक ड्रोन से किए गए। उसके बाद में इजराइल की ओर भी ड्रोन भेजे गए ईरान से, और उसके बाद में तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं दिन ढलते ढलते आने लगी। अब ऐसे में इजरायली सेना ने पूरे देश में सायरन बजाए, अपने लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था उस तरफ से कि तमाम चीज़ों को देख। और जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करें ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार का युद्ध ये लड़ा जा रहा है। ईरान के रक्षा मंत्री ने खुफिया प्रमुख को भी निशाना बनाए जाने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि उनके जो खुफिया प्रमुख उनको, क्योंकि बाकायदा जो इंटेलिजेंस की उनकी बिल्डिंग है वहां पर भी ये मिसाइलें दागी गई हैं, मतलब चीज़ों को चिन्हित करके। अब जो परमाणु ठिकाने हैं, अगला टारगेट वो होंगे, देर रात क्या कोई हमला हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आज हम देखेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बच्चों की मौतें हुई हैं, मतलब ईरान के स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पर भी मिसाइल दागी गई है। अमेरिका ने भी हमले लगातार तेज कर दिए हैं, क्योंकि इधर से ईरान ने जब बहरीन में अटैक किया, बहरीन एक अपने आप में देश है जहाँ पर जो यूएस की तैनाती है उनकी मिलिट्री की, विशेष तौर पर नेवी की, वहाँ पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। उसके बाद में अमेरिका ने भी हमले तेज कर दिए हैं। बड़ी चीज़ ये है कि जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं उसको लेकर हवाई हमले किए जा रहे हैं। ईरान के सुरक्षा ढांचे को तोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है, और बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी अपने आप में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहा है, जिसके बारे में बात यहाँ बहुत आवश्यक हो जाती है। बता आपको ये दे कि कई उड़ानें रोक दी गई हैं, मतलब इसका असर, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जो गल्फ कंट्रीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पश्चिम एशिया के बाद में दक्षिण एशिया में जब तमाम चीज़ें आएंगी तो उसकी भी बात होगी, किस प्रकार से क्या चीज़ है। तो अब ऐसे में युद्ध की आग में जलता मिडिल ईस्ट और उसके बाद के दुष्परिणाम, ये तमाम चीज़ें किस ओर इशारा कर रही हैं, आज उसकी बात करेंगे। तस्वीरें बहुत आई हैं इजराइल की ओर से, ईरान पर जब हमले किए गए उसके बाद में प्रोटेस्ट और तमाम चीज़ें जो है वो हम देख पा रहे हैं। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर
बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए। आज की जो परिप्रेक्ष्य में विश्व में कहीं भी टकराव होता है और विशेषतः वहां टकराव होता है जहां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो परमाणु शक्तियां हैं वो सामने आ जाते हैं, तो एक बहुत चिंता का विषय तो है। अशांति एक चिंता का विषय है। और आज जिन लोगों के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है वहाँ हमारे पुराने संबंध सभी के साथ रहे। अमेरिका के साथ हमारे पुराने संबंध हैं, इजराइल के साथ बहुत पुराने संबंध ना हो लेकिन काफ़ी समय से अच्छे संबंध इजराइल के साथ बने हैं। ईरान के साथ कहा जाता है कि हम लोगों का एक आध्यात्मिक लगाव है, एक सिविलाइजेशनल हमारा संबंध है। देखिए, ये लोग पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। देशों की सत्ता के ऊपर अपने लोग बैठा करके कब्जा करना चाहते हैं और लोग अपनी संप्रभुता के लिए लड़ने का काम करेंगे और ईरान भी जवाब देगा। ईरान कमजोर कंट्री नहीं है। तो आज बात करेंगे इस कोहराम की जो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे बात करेंगे। कमांडर भूषण दीवान साहब हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय शर्मा कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी और शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, शिवदान सिंह जी जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। गलत नाम मुझे मिल गया था। शिवदान जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस जो कुछ भी इनमें मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अमेरिका और इजराइल का ये संयुक्त हमला, ये किस तरफ जा रहा है पूरा मामला? शिवदान जी। पूरा मिडिल ईस्ट पहले अशांति इसमें जरूर थी, अमेरिका डोमिनेंस करना चाहता था, मगर इस तरह की स्थिति नहीं थी कि जिसमें कि एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति आ गई है। अभी जैसे ईरान ने कतर में, अबू धाबी में किया है हमला और कई जगहों पर ईरान ने अब जवाब दिए हैं। और ईरान ने पहले ही बता दिया था कि जो भी अमेरिका के बेसेस है मिडिल ईस्ट में उन पर वो हमला करके जवाब देगा यदि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो। और इजराइल के द्वारा हमला भी एक प्रकार से अमेरिका का ही हमला है, क्योंकि इजराइल जो है वो पूरा के पूरा अमेरिका जो है इजराइल के सपोर्ट में है। तो जो भी इजराइल एक्टिविटी कर रहा है वो सब अमेरिका के इशारे पर कर रहा है और अमेरिका के लिए ही कर रहा है। तो इसलिए इससे पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिति तो बहुत तनावपूर्ण बन गई है। और जिस मिडिल ईस्ट में से पूरे दुनिया को ऑयल जाता था, अब वहां पर तनाव हो गया है, जिससे इसकी जो एनर्जी क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में इसकी कब महसूस होगी और इसके तेल की कीमत बढ़ेंगी और प्रकार की बहुत सी असुविधाएं विश्व में सारे देशों को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या ये मान लिया जाए जिस प्रकार के हालात सुबह से अब तक हमने देखे हैं, ये पूर्ण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ईरान ने भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं, रूस की भी प्रतिक्रिया आ गई है, स्पेन की भी प्रतिक्रिया आ गई है, और जिस तरीके से लगातार ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये मान लिया जा सकता है कि ये पूर्ण युद्ध की शुरुआत है जिसमें अब जलेगा मिडिल ईस्ट? नहीं, देखिए, मैं तो अभी इसको कम से कम हम लोगों को आने वाले 5-7 दिन इसको एक टारगेटेड वॉर के रूप में देखना चाहिए। इसको एक ऑल आउट वॉर के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव के लिए उनको ऑल आउट वॉर करने की जरूरत नहीं है। उनको ईरान पर प्रेशर डालना है। अब अगर रशिया कहता है कि भाई आप हमला मत कीजिए, गलत है, तो रशिया को तो कहना ही है, क्योंकि रशिया, एक तो अमेरिका और रशिया दो अलग अलग ध्रुव हैं।
और दूसरा ईरान के साथ उनके संबंध भी हैं, हमारे भी संबंध हैं सबसे और गल्फ कंट्री से। लेकिन इसमें इश्यू ये है कि क्या अमेरिका इन 4-5 दिनों में जो उसका ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज का, क्योंकि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगा उनकी जो वो शर्तें ईरान पर लादना चाह रहे हैं कि भाई वो न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम बंद कर दें, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दें, और वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हिजबुल्लाह, हमास और हुती उनको सपोर्ट करना बंद कर दें, तो वो बिना रिजीम चेंज के होगा नहीं। और रिजीम चेंज करने की ही उनका सारा प्रयास है। वो अपने स्टेटमेंट में भी ईरान के नागरिकों को यही कह रहे हैं कि भाई आप लड़िए, हम तो आपके लिए हैं, हम तो आपके सपोर्ट के लिए हैं। आपको जो ये ऑपरेसिव और एक टेररिस्ट, एक मुल्ला शासन मिला हुआ है उसको खत्म करना है। तो उसका तरीका उन्होंने यही निकाला है, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है, टारगेटेड उनके पास इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर वो वहां पे बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अब इसमें आपको मालूम ही है जब एक बार वॉर शुरू हो जाती है तो फिर सब तरह के नैरेटिव्स बनते हैं, तो उसमें कौन सही है कौन गलत है, कौन मरा है कौन नहीं मरा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मालूम होने में। लेकिन ये निश्चित है कि अमेरिका ने चारों तरफ से घेर करके ईरान को। अच्छा, ये भी बात है सर, ये जो बातचीत चल रही थी जिनोवा में, तमाम बैठकें इनफैक्ट हुई, ये बैठकें सिर्फ एक औपचारिकता थी क्या? क्योंकि एक तरफ बैठकें चल रही थी और दूसरी तरफ से सर यहाँ पर तैनाती लगातार की जा रही थी। सुरेंद्र जी, नहीं देखिए, ऐसा है कि आदमी जब अगर आपको युद्ध करना है तो आपकी तैयारियां तो चलेंगी। आप बातचीत फेल हो गई तो क्या करेंगे? मान लीजिए यही हमला अगर अमेरिका इजराइल तैयारी नहीं करते और ईरान कर देता तो क्या होता? तो जो भी कंट्रीज वॉर में जाते हैं वो अपनी तैयारी तो करते हैं, साथ साथ बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि आशीष जी कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो शर्तें गल्फ में एक तरफ इजराइल को सिक्योर करने की है और दूसरी तरफ जो नॉन शिया सुन्नी जो कंट्रीज हैं गल्फ में, जो अमेरिका के अलाइज हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे उनको बेस बनाने के लिए दिया हुआ है, तो उनको भी सिक्योर करने की। और वो सिक्योर कैसे होगा? अब आपको तो मालूम है पाकिस्तान रोज धमकी देता है एटम बम की, तो अगर ईरान के पास भी हो गया तो ईरान भी यही करेगा। और वहां जिस तरह का रेडिकलिज्म है, आपको कोई यकीन, मतलब उसमें कोई किसी को वो नहीं होगा जरा सा भी संदेह कि कभी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सेल्फ डिफेंस की बात ट्रंप ने की है, ये सेल्फ डिफेंस में हो रहा है जो हो रहा है। ये भी मतलब मेरा ये है कि सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये इजराइल को सिक्योर करने के लिए है। ठीक, इजराइल को आप सिक्योर कैसे करेंगे? ठीक है सर, इजराइल को पूरे गल्फ में खतरा किससे है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यहूदियों को जर्मनी से निकाल के बसाने की बात हुई थी, उस हॉलोकास्ट के बाद जिसमें 6 मिलियन यहूदियों को मार डाला गया था जी, तो यूरोप और अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि हम तुमको वहां जमीन दे रहे हैं एंड विल प्रोटेक्ट यू। ठीक, तो वो प्रोटेक्शन देना है। अभी इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी आपने स्टेटमेंट सुना है ओवैसी का, सलमान खुर्शीद का, इस पर भी आऊंगा मैं। और तो वो क्या कारण है? वो कारण ये है कि इनके यहाँ एक कयामत आनी है। तो कहीं ये कयामत की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, ये लोग इसमें इन्होंने मोदी जी को भी घसीट लिया, इजराइल में जो जाकर उन्होंने मुलाकात की, क्या मोदी जी को पता था, तमाम बातें, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, प्लीज बने रहेगा सर। ठीक है, मैं इस पर करेंगे चर्चा। शिवदान सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ी है? जिस प्रकार की शुरुआत यहाँ पर हुई है और तमाम वॉर हम झेल रहे हैं ऑलरेडी, और अब ये बहुत बड़ा, अगर ये होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे तरफ पड़ने जा रहा है, साउथ एशिया में विशेष तौर पर? सर देखिए, आज के युग में युद्ध के कई प्रकार हैं। पहले तो आमने सामने का युद्ध एक प्रकार था, आजकल युद्ध के कई प्रकार, परोक्ष युद्ध आजकल ज्यादातर लड़े जा रहे हैं। परोक्ष युद्ध तात्पर्य है जैसे साइबर वॉरफेयर, जैसे एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा के और तरह तरह से और तनाव पैदा करके। तो ये अभी जो एक प्रकार से पूरा विश्व उसी स्थिति में आ गया है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो स्थिति थी वही स्थिति हो चुकी है। यूएनओ ने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया है
यूएनओ कुछ नहीं कर पा रही है किसी भी तरह के किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। आप देख रहे हैं इसमें इतना बड़ा अमेरिका का और ईरान का जिनसे तनाव चल रहा है, यूएनओ ने कोई पार्ट नहीं प्ले किया इस तनाव को डिफ्यूज करने के लिए। तो एक प्रकार से वही स्थिति है जैसे लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसका एग्जिस्टेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होते खत्म हो गया था। यही अब स्थिति यूएनओ की आ गई है, क्योंकि इससे क्या है पूरे विश्व में इस तनाव का असर पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्राइसेस की इंक्रीज होंगे ऑयल के, पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। और जितने भी देशों पर ये 6-7 जो बेस है अमेरिका के, उन पर जिन पर ईरान हमले की बात कर रहा है, उन पर सबकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार का तनाव पड़ जाएगा। एक प्रकार का तीसरा विश्व युद्ध ऑलरेडी शुरू होने वाला है। ठीक है सर, ओके, इस पर हम बात करेंगे। हाँ, ये इनडायरेक्टली विश्व युद्ध ही है और इससे फौरन संयुक्त राष्ट्र संघ को इसका नोटिस लेना चाहिए और उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है सर, ओके। अजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है सर। ये जो सैन्य कार्रवाई हुई है, क्या ये माना जाए सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या वाकई में कोई एक घोषित राजनीतिक लक्ष्य है जिसकी तरफ यूएस बढ़ना चाह रहा है? एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इस पूरे वॉर को सर? देखिए, अभी पिछले 2 महीने के घटनाक्रमों को हम देखते हैं तो अमेरिका ने जिस तरीके से किया है, और अभी पिछला जो घटनाक्रम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, किस तरीके से राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वहां से निकाल कर लाया गया। तो ये हम अभी भी शायद उसी पारंपरिक तरीके से विश्लेषण करने की यदि कोशिश करेंगे तो शायद गलती करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है या इस तरीके की चीजें हैं। मैं नहीं समझता ये सब कुछ है। ये एक अलग तरह का युद्ध है जिसके अंदर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए, और हमारी जो लड़ाई है वो ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करने की है कि कौन सा देश नियंत्रण कर सकता है। जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा संसाधन होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं सिर्फ तेल की या बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी दूसरे ऊर्जा संसाधन है उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो सारी लड़ाई जो है एनर्जी पावर हासिल करने की है और अमेरिका वही कर रहा है। अब हम उसके लिए चाहे फ्रंट फेस पे हम कुछ भी कहें कि हमें परमाणु हथियारों से खतरा है या परमाणु सैन्य ठिकानों से खतरा है या हमें हिजबुल्लाह से खतरा बताएं। इजराइल को तो है ना खतरा सर, इजराइल को नहीं है खतरा ईरान से। अगर ईरान के पास परमाणु शक्तियां आ जाती हैं तो इजराइल का क्या होगा? आप एक बात बताएं, कितने देश हैं जिनके पास में परमाणु शक्तियां हैं और वो इसी बात पे एक दूसरे डरे सहमे एक दूसरे पे हमला करते रहे? तो ये तो सामने फ्रंट फेस पे दिखाई दे रहा है। ये तो परमाणु शक्ति तो बाद में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हमारा जो हमें समझ में आता है सिर्फ ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करना है। और जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे, रिजीम जो हम बात कर रहे हैं, हम इसको नस्ल या फिर संस्कृति के ऊपर भी कब्जा करने की बात के रूप में देख सकते हैं कि आखिरकार हम वहां की नस्ल या संस्कृति को कैसे खत्म करें या उसको कन्वर्ट कर दें, उसको बदल दें, ये इसके ऊपर भी कि हमारा प्रभाव ज्यादा हो। तो ये लड़ाई जो है कुछ देशों की, जिसे हम अमेरिका की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, और किस तरीके से बड़े भाई की भूमिका में या फिर बॉस कौन, तो ये बॉस कौन है उसकी लड़ाई है। ठीक, ऊर्जा संसाधनों पे कब्जा कर लेने की लड़ाई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम बाद में जाएंगे, इससे पहले हम देखेंगे कि कौन किस पे घुटने टेकेगा, कौन कहां किस पे कब्जा कर सकता है। इसलिए अभी जल्दबाजी में ये कह देना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के हम मुहाने पर खड़े हुए हैं, मैं इसे थोड़ा जल्दबाजी समझता हूं। ठीक है सर, ओके। देखते हैं, अभी आप देखिए ईरान की क्रांति 1979 से लेकर अब तक कितने युद्ध हो चुके हैं। छटपुट युद्ध कोई 10 दिन चलता है, कोई 12 दिन चलता है। अभी 2025 में भी युद्ध हुआ। नहीं, जो बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों के आधार पर ये लग रहा है सर, ईरान ने कहा है कि जब तक हम अब दुश्मन को समाप्त नहीं कर देते हम रुकने वाले नहीं है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ब्रेन गेम है, मेंटल पावर, मतलब मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश है। मैं इस तरह के बयानबाजियों को ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं हूं। उसके पीछे छिपे हुए रहस्यों को या उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूं, आखिरकार इसके पीछे है क्या। आप यदि मेंटल प्रेशर नहीं बनाएंगे तो सामने वाला झुकेगा कैसे? तो झुकाने के लिए मेंटल प्रेशर तो बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर। और वहां की जो जनता है या पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि हाँ ठीक है। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और आज के समय में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स लगभग सेम हो गई है कि किसी भी तरह की बयानबाजी कीजिए, लोगों को अपने पास जिसे कहते हैं पोलराइजेशन, या अपने समर्थन में खड़ा रखिए। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, अगर ये मामला बढ़ता है, अब हालांकि अजय जी कह रहे हैं कि भाई इतनी गंभीरता से इसको नहीं लेना चाहिए जितना हम लोग समझ रहे हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें
समय दर समय स्पष्ट होंगी। आपसे मैं समझना चाहूँगा सर सुरेंद्र स्वामी जी की अब यहाँ से रूस, चीन, ईरान, ये एक जो धुरी की बात हमेशा होती रही है, इसमें अब रूस चीन की तरफ से हम क्या चीज़ें देख सकते हैं अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं यहाँ से आगे? तो रूस का स्टेटमेंट तो आया है, चीन अभी चुप है। जी देखिए, चीन का तो सब जानते हैं, उसे लड़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी तो अपनी गिद्ध दृष्टि है, जहां से उसको मरा हुआ मांस खाने को मिलेगा वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो आप ये उम्मीद करें कि चीन वहां लड़ने के लिए जाएगा और कोई इस तरह की मदद देगा तो आप भूल जाइए। चीन, जहां तक रूस का सवाल है, रूस खुद पहली बात यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, दूसरी बात यह है कि रूस ईरान के समर्थन में जरूर खड़ा होगा, यूएनएससी में भी खड़ा होगा, और वो स्टेटमेंट भी जैसे दे ही रहे हैं कि भाई ये गलत है, जब बातचीत हो रही थी तो आपने बीच में क्यों हमला किया, हमला गलत है, ये गंभीर मामला है। तो वो करके एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाए अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों पर कि भाई वो वार्ता जो बात उनकी चल रही थी उस टेबल पर वापस आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो है वीटो पावर। तो यूएन क्या करेगा? अगर बड़े कंट्री मान लीजिए रूस लेके जाता है, अमेरिका वीटो कर देगा, अमेरिका लेके जाता है, चीन वीटो कर देगा, तो वहां होगा क्या यूएन में? इसलिए यूएन तो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए यूएन नॉन इफेक्टिव था और हमेशा रहेगा। अब प्रश्न ये होता है कि भारत का इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या रोल हो सकता है? जैसे उन्होंने कहा भाई कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री ने इनको बताया था क्या, कान में फुसफुसाया था क्या, अगर नहीं बताया तो हमारे साथ धोखा है, बताया है तो पीएम। तो ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आने वाले यूपी, बंगाल सब जगह के चुनाव देख रहे हैं कि मोदी को मुसलमानों के सामने कटघरे में खड़ा करो मुस्लिम देशों में कि भाई मोदी को सब पता था। लेकिन हमारा अपना इंटरेस्ट है, हमारा ईरान में भी इंटरेस्ट है, हमारा गल्फ कंट्रीज आपको तो मालूम है, यूएई, सऊदी, मतलब अगर वहां से सारे इंडियन वापस आ जाएं तो आधा तो वैसे ही गल्फ खाली हो जाएगा। तो मेरा अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका अभी 5, 7, 10 दिन बहुत जबरदस्त हमले ईरान पर करेगा और वो फोर्स करेगा कि किसी तरीके से वहां पर एक रिजीम चेंज हो, क्योंकि बिना रिजीम चेंज उसकी जो शर्तें हैं वो वहां पे हो नहीं सकती और फुट सोल्जर वो भेज नहीं सकता, फिर तो बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक वाली थी। तो वो उसमें इंडल्ज नहीं होगा। तो वो अपना बार बार इसी को कहेगा कि भाई हम इस शासन को बदलना चाहते हैं, इसको समाप्त करना चाहते हैं, उसे न्यूक्लियर नहीं बनने देना चाहते हैं। नहीं, स्टेटमेंट तो ट्रम्प का आ गया है जी। तो इसलिए उस हालात में क्या अल्टरनेटिव है, क्या वो वहां पे जो उनकी आर्मी है कहीं उस आर्मी पे दबाव डाल के या जो उनके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनको ही सब पावर दे के वो एक समझौता ये हो कि आप वहां से जो ये रिलीजियस लीडरशिप है इसको खत्म कीजिए जी और इसको नॉर्मल लीडरशिप में लाइए, मतलब इस पे नेगोशिएशन होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि इस राउंड में ये वॉर एक बहुत लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि ईरान ने खुद ही कह दिया है भाई यूएनएससी को बुलाइए और वहां पे बात कीजिए, तो वो एक तरह का इंडिकेशन है कि भाई वो बात करने के लिए तैयार है। शिवदान जी, कहां स्टैंड करता है ईरान यूएस के सामने, जरा बताइए, और किस बलबूते वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम घुसकर मारेंगे यूएस को? देखिए, ईरान की और अमेरिका की कोई सीमा नहीं मिलती है, इसलिए इसमें जैसे सीमाओं पर सैनिक आपस में युद्ध करते थे, बहादुरी दिखा के एक दूसरे विजय प्राप्त करते थे, उसका चांस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर पूरा का पूरा युद्ध जो है ड्रोनों से, मिसाइलों से लड़ा जाएगा, हवाई हमलों से लड़ा जाएगा। इसलिए अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हुए और अमेरिका की कैपेबिलिटीज को देखते हुए जो वैश्विक महाशक्ति है उसके सामने ईरान कहीं स्टैंड नहीं करता है। ईरान की कोई स्थिति नहीं है कि ईरान जो है अमेरिका से इस युद्ध में टक्कर ले सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं हमारे साथ में, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्यों घुटने टेके पाकिस्तान ने, क्योंकि यदि ये सीमाओं पर युद्ध होता तो चलता रहता अभी तक महीनों, मगर ये युद्ध था ड्रोनों से, मिसाइलों से,
पाकिस्तान का एक भी ड्रोन मिसाइल हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। और हमारे सारे जो एम थे हमने सब अचीव किए। उनके जो 11 टेररिस्ट कैंप समाप्त किए, 5 उनके हवाई अड्डों को डैमेज किया। तो जिसका भी ये डिफेंस सिस्टम इस वक्त स्ट्रांग होगा वही विजयी होगा इस युद्ध में। और ईरान का एयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि अमेरिका के सामने स्टैंड कर सके, या इतनी उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका में मार कर सके। इसलिए इस युद्ध में ईरान का स्टैंडिंग इतनी नहीं है जो अमेरिका से टक्कर ले सके। और इसलिए यही है कि ईरान को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए और उनकी अमेरिका की शर्तों को मान लेना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन अब वही बात घूम फिर कर अजय जी फंस जाती। वो कहता है कि हम परमाणु से संबंधित विषय पर बात नहीं करेंगे, आप चाहे जिनेवा में बैठ लीजिए, कतर में बैठ लीजिए, कहीं बैठ लीजिए, हम परमाणु विषय पर बात नहीं करेंगे। यूएस कह रहा बात इसी पर होगी। अब ऐसे तो बातचीत कभी समाप्त नहीं होती। एनीवेज, पश्चिम एशिया में क्या अब यहां से स्थिरता की कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है सर? ये बताइए, और अगर होती है स्थिरता तो किन टर्म्स पर? अजय जी। जी देखिए, पश्चिमी देशों की जो स्थिरता की आप बात कर रहे हैं, ये होगी ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरह के घटनाक्रमों को मैं देख पा रहा हूं पिछले लगभग 6 महीने में, जिस तरह के क्षेत्रीय युद्ध हम कहते हैं इनको, अलग अलग पॉकेट्स में युद्ध हमने देख लिए, और तो वो जहां जाकर उनमें समझौते हुए या फिर थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम जिसे कहते हैं फिर दोबारा शुरू हो गया, जैसा अभी हम ईरान और इजराइल की हम बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है लगभग ये 2026 के अंत तक आते आते हम एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ चलेंगे जहां पर जिसे कहते हैं कि दुनिया करवट ले रही है और कौन किसके ऊपर जो है किस तरफ जाएगा। जैसे हम बहुत सारी हम कभी इस संगठन यूएनओ की बात करते हैं, या हम नाटो की बात करते हैं, या हम उसकी बात करते हैं। हम एक तरीके से रीस्ट्रक्चर होने वाली स्थिति आ गई है। तभी मैंने कहा कि बॉस कौन। तो ये जो स्थितियां हैं ये उसी की लड़ाई है। और पश्चिमी देशों के अंदर जिस तरीके की स्थिति है, और मैं उसको देख पा रहा हूं कि भारत की स्थिति क्या रहेगी, चाइना की स्थिति क्या रहेगी। जिससे अभी आप पिछले 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर भारत के अंदर जितनी भी विजिट हुई है अलग अलग कंट्रीज की तरफ से, उनके प्रतिनिधियों की तरफ से, और प्रधानमंत्री जिन देशों में गए हैं, उनसे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हम किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और भारत और चाइना किस तरीके से अपने आप को संयमित रखते हुए बयानबाजी करते हैं, और वो नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार यूरोपियन कंट्रीज किस तरीके से लड़ रहे हैं, या अमेरिका रूस किस तरीके से जा रहा है, और हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने कहा कि अभी हमें आने वाले समय में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि आखिरकार हम जा किस तरफ रहे हैं। अच्छा, ये हमें पारंपरिक सोच से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, हमें एनालिसिस के लिए थोड़ा सा और ब्रॉड होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, ये पॉलिटिक्स है, वो किस तरीके से चल रही है इस वक्त। ये ईरान को आज़ाद कराने वाली क्या बात है जो ट्रंप ने अभी आज अपने ट्वीट के माध्यम से की है? ये बताइए ज़रा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कहना क्या चाह रहा है यूएस और क्या संदेश देना चाह रहा है इसके माध्यम से। देखिए, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके से उसने कहा कि यदि कहीं की भी सत्ता जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही है, या पॉलिटिकल सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या वहां के लोग परेशान है, तो अमेरिका उसके अंदर इंटरफेयर करेगा और उसको अपने ढंग से चलाएगा, नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। यदि हम ये कह रहे हैं कि ईरान, जैसा भी आपने सवाल पूछा, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो वहां पर अपने तरीके से काम करना चाहता है, वहां के संसाधनों पर अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है। तो ईरान को लेकर उसका सीधे सीधे स्टैंड वही है, या तो आप सरेंडर कर दो या फिर आप तैयार रहो किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वहां तक चीजें जाती नहीं है ना सर। वही तो पिछली बार भी यही हुआ, अटैक्स हुए, दावे हुए कि हमने परमाणु ठिकाने इनके ध्वस्त कर दिए। उन्होंने कहा कि हमने भी चोट यूएस को पहुंचा दी और बात खत्म हो गई। ये किस प्रकार का युद्ध है? ये तो भाई आर पार हो जाए जो होना है। अजय जी। नहीं, आर पार की तो लड़ाई है ही नहीं ना। हाँ। तो क्षेत्रीय युद्ध है, आर पार तो होना ही नहीं है। अगर आर पार हो जाए तो चीजें खत्म हो जाएंगी। चीजों को खत्म भी नहीं करना है, सरेंडर कराना है। अच्छा सुरेंद्र स्वामी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर संयुक्त राष्ट्र और जो भी वैश्विक मंच हैं वो क्यों मूक दर्शक बने रहते हैं, और वो किस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हैं, ये ज़रा समझाइए। और ये दर्शक बनकर बैठे रहना ये है क्या एग्जैक्टली? ये भी आम दर्शक जानना चाहता होगा। यूएन का रोल क्या है, ये किस लिए है, ये संगठन है क्या चीज़? ये सुरेंद्र स्वामी नीति है।
जी जी, ये ऐसे ही समझिए, यूएन को ऐसे ही समझिए जैसे भारत की राजनीति है। अब कुछ लोग एक पार्टी के साथ हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी के साथ हैं, देश तो हमारा एक ही है। तो ऐसे ही यूएन में जो देश हैं वो सब अपने अपने धड़ों में बटे हुए हैं, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब उन लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं। अब यहाँ समस्या ये है जो मैंने कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या एक्शन ले, वहां तो वीटो है। अगर 4 कंट्री भी एक तरफ हो गए और 5वें कंट्री ने वीटो कर दिया, बात खत्म हो गई। तो इसीलिए यूएन तो इसमें कोई इफेक्टिव रोल लेके खड़ा नहीं हो सकता। आप वहां पे दिखाने के लिए वहां पे रेजोल्यूशन पास कर लीजिए, कुछ ही कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इशू यहाँ पे ये है जो मुख्य मुद्दा है और जिसको समझने की जरूरत है कि अमेरिका रिजीम चेंज चाहता है। वो रिजीम चेंज खेमनी के हटने से होगा, वो मारे जाएं, पकड़े जाएं या देश छोड़ के चले जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पे जो ये रिजीम कंटिन्यू करेगा तो वो अमेरिका की शर्तों को मानेगा नहीं, वो लड़ता रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका बार बार ईरानियन लोगों को एड्रेस कर रहा है कि आपके लिए है, ये आए, इन्होंने मुल्ला सिस्टम यहाँ पे शुरू किया, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। जो 60s 70s में जिस तरह की वहां पे प्रोग्रेसिव था ईरान में, लोग रहते थे, अब वो टोटली बिल्कुल ही बदल गया है, एकदम कट्टरवाद हो गया है। तो वो कोशिश कर रहा है कि वहां के लोग इसको करें, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा? रूस तो कर नहीं सकता, वो कहेगा कि रिजीम भी चेंज नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूं। तो इसीलिए उसकी पूरी कोशिश ये होगी कि वो आने वाले 5, 7, 8 दिनों में जबरदस्त हमला करे और ईरान भी डैमेज करेगा। ईरान ने आज कहा है कि अभी मैंने वो हथियार तो निकाले नहीं जो किसी ने देखे नहीं है, अभी तो देखे हुए निकाले हैं। तो ऑब्वियसली वो सुपरसोनिक मिसाइल्स निकालेगा अपनी, 1-2 अमेरिका की तरफ भी छोड़ेगा, 1-2 इधर छोड़ेगा, और जो अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ में उस पर अपना अटैक बढ़ाएगा। और तो वो कहीं हमला करने की स्थिति में है नहीं, अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। तो उसमें अभी आपको ये देखेगा कि 7-8 दिन जो स्थिति है युद्ध की वो गंभीर बनेगी। फिर उसके बाद मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद रशिया और इंडिया दोनों ही मिलकर के, क्योंकि हम दोनों के ही अमेरिका से भी रिलेशन ठीक है और हमारे ईरान से भी ठीक है और बाकी गल्फ कंट्री से भी ठीक है, तो ये बात रखी जाएगी टेबल पे कि भाई आप कुछ दिनों के लिए इसको रोक दीजिए और वापस टेबल पे बैठ के इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो फिर वो एक तरह से सॉर्ट आउट में जाके लूप में जाएगा, थोड़े दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए जाएगा, लेकिन बिना रिजीम चेंज के अमेरिका अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो फिर लंबा संघर्ष चलेगा ना, अगर ये करना है, ये अगर इरादा है तो इतने आसानी से नहीं होने वाला। ये इरादा या तो वहां चेंज हो, मैंने कहा ना 3 ऑप्शन है। हाँ। या तो अमेरिका कब्जा कर ले जी, वो होगा नहीं, फुट सोल्जर अमेरिका के ईरान में जाके 10 साल लग जाएंगे वहां पे कब्जा करने में। दूसरा ये है कि वहीं की जनता उखाड़ फेंके। तीसरा ये है कि भाई वो जो हैं वो पकड़े जाए या मारे जाएं। और चौथा ये है कि वो देश छोड़ के चले जाएं। ठीक है सर, ओके। और रशिया कह दे ठीक है भाई वो हट गए वहां से, अब आप समझौता करिए, एक रिजीम नया रिजीम लाइए उन्हीं के। आप सभी ने समय दिया सर, बहुत आभार आपका। अजय जी, शिवदान जी और सुनील स्वामी साहब, आपका बहुत आभार। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे की मंशा क्या है, रणनीति क्या है और परिणाम क्या होंगे, ये समझने की हमने आज इस डिबेट में कोशिश की। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय